आज साहित्य निधि में सुनिए वास्तविक जीवन और आदर्श जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण देने वाली कहानी नवाब ननकू। नवाब ननकू आचार्य चतुर सेन शास्त्री द्वारा लिखी एक ऐसी कहानी है जिसमें चरित्र और आचार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। ये कहानी कुल 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है और आपको एक पूरे युग के दर्शन हो जाते हैं। तीनों ही पात्र हीन चरित्र हैं, किंतु चमत्कार ये है कि अंत में आपको तीनों से ही प्यार हो जाएगा। पात्र परिचय इस प्रकार है। पहले एक राजा साहब हैं जो शराबी कबाबी वेश्यागामी लंपट रईस हैं, जिन्होंने इन्हीं कामों में अपनी सारी संपत्ति फूंक दी और अब दरिद्रता और रोगों को भोग रहे हैं। दूसरी एक विगत यौवना वेश्या है और तीसरे एक वेश्या पुत्र हैं जो किसी राजा के औरत से उत्पन्न हुए और खुद को नवाब समझते हैं। कहानी में तीनों दोस्तों की मुलाकात का चित्रण है, जिसमें लेखक ने उनके जीवन के आगे पीछे के समूचे जीवन की स्पष्ट झांकी अंकित करने में अपनी अपरिमित कथा निर्माण कला का परिचय दिया है। हीन चरित्र होते हुए भी उनके हृदय की विशालता, विचारों की महत्ता, भावों की पवित्रता ऐसी व्यक्त हुई है कि बड़े से बड़ा सदाचारी भी उनकी समता नहीं कर सकता। तीनों में से किसी भी पात्र के प्रति आपके मन में घृणा, जुगुप्सा जैसे भाव उत्पन्न नहीं होते, अपितु आत्मीयता, सहानुभूति और आदर के भाव उत्पन्न होते हैं। आचारहीन व्यक्ति भी उच्च चरित्र वाले होते हैं। तो चलिए, प्रस्तुत है आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी की लिखी हुई कहानी नवाब ननकू। सर्दी के दिन और शनिचर की रात, कल इतवार। न दफ्तर जाने की फिक्र, न किसी काम की चिंता, बस बेफिक्री से खाना खाकर जो रजाई में घुसे तो अंबरी तंबाकू का कश खींचते खींचते ही अटांग फील हो गए। मगर उस मीठी नींद में शुरू ही में विघ्न पड़ गया। नीचे कोई कर्कश स्वर में चिल्ला रहा था, बाबू साहब, अजी बाबू साहब। उस वक्त आराम में यूँ खलल पड़ने से तबीयत झल्ला उठी। क्या मज़े की झपकी आई थी। मैंने उठकर खिड़की से सिर निकाल कर कहा, कौन है भाई इस वक्त? अजी हम हैं नवाब साहब। गज़ब करते हैं आप भाई साहब, अभी लम्हा भर हुआ है सूरज छिपे और आपके लिए आधी रात हो गई। चीखते चीखते गला फट गया, मोहल्ला भर सिर पर उठा डाला। बड़ा गुस्सा आया उस नवाब के बच्चे पर। जी में आया कच्चा ही चबा जाऊं, मगर जब्त करके कहा, कहिए नवाब साहब, इस वक्त कैसे? अजी दरवाज़ा तो खोलिए, या गली में खड़े खड़े ही राग अलापूं। मन ही मन दांव पेच खाता नीचे उतरा और कुंडी खोली। नवाब साहब चुपचाप पीछे पीछे जीना चढ़कर ऊपर आए। आते ही मसनद पर बेतकल्लुफ़ी से बैठ गए। कहने लगे, खुदा की मार इस सर्दी पर हड्डियां तक ठंडी पड़ गईं, मगर उस्ताद खूब मज़े में आप मीठी नींद ले रहे थे। मैंने कहा, आपके मारे कोई सोने पाए तब तो कहिए इस वक्त कैसे तकलीफ़ की? नवाब साहब ने बेतकल्लुफ़ी से हंसकर कहा, यूँ ही बहुत दिनों से भाभी साहिबा के हाथ का पान नहीं खाया था, सोचा पान भी खाऊं और सलाम भी करता आऊं। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि मरदूत को धकेल दूं नीचे, मगर मैंने गुस्सा पीकर कहा, पूरे नामाकूल हो तुम। कल इतवार था, कल ये सलाम की रस्म पूरी नहीं कर सकते थे जो इस वक्त मेरे आराम में खलल डाला। नवाब साहब खिलखिलाकर हंस पड़े। जेब से सिगरेट का बक्स और दिया सलाई निकाल कर एक होंठों में दबाई, दूसरी मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, खैर सिगरेट तो पियो और गुस्सा थूक दो। हाँ, 40 रुपये मेरे हवाले करो और ये रखो संभाल कर। उन्होंने बगल से एक पोटली निकाल कर मेरे आगे सरका दी। मैंने कहा, यह क्या भला है और इस वक्त रुपयों के बिना कौन क़यामत बर्पा हो रही थी? नवाब साहब को भी गुस्सा आ गया। कहने लगे, क़यामत नहीं बर्पा हो रही थी तो मैं यूं ही झक मारने आया हूँ इस वक्त। हज़रत, ये मेरी भी पिनक का वक्त है, मगर इस वक्त रुपये का तुम क्या करोगे? फेंक दूंगा सड़क पर, तुमसे मतलब? रुपये नहीं हैं। रुपए न होने की खूब कही, बुलाऊं भाभी को? भाभी तुम्हारी क्या तोप से उड़ा देंगी, बुलाओ चाहे जिसको, रुपए नहीं हैं। समझ गया, बेहयाई पर कमर कसे हुए हो। लाओ चुपके से रुपए दे दो, अभी मुझे सदर तक दौड़ना होगा।
सदर तक क्यों? एक बोतल विस्की और गजक लेने और क्यों? अच्छा, तो हजरत को शराब के लिए रुपए चाहिए? जी हाँ, शराब के लिए और कबाब के लिए भी। निकालो जल्दी से। कह तो दिया रुपए नहीं है। तुमने तो कह दिया, मगर हमने तो सुना ही नहीं। नहीं सुना तो जहन्नुम में जाओ। कहीं भी हम जाएं तुम्हारी बला से। लाओ तुम रुपए दो। रुपए नहीं दूंगा। अब रुखसत हो यहाँ से नवाब। रुपए तो मैं खड़े खड़े अभी लूँगा तुमसे। क्या तुम्हारा कर्ज चाहिए मुझ पर? कर्ज ही तो मांगता हूँ। मैं कर्ज नहीं देता। देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। बुला लो भाभी को भी अपनी हिमायत पर। नवाब ने गुस्से से आस्तीन चढ़ानी शुरू की। मुझे बुरी तरह हंसी आ गई। कहा, क्या मारपीट भी करने पर आमादा हो? मारपीट? तुम मारपीट के कहते हो? मैं तुम्हें गोली ना मार दूं तो नवाब ननकू नहीं। मैंने हंसकर कहा, गोली मार दोगे तो फिर रुपया कहाँ से वसूल करोगे नवाब साहब? बस इसी बात को सोचकर तो रह जाता हूँ। निकालो रुपए। नहीं नवाब, तुम तो कभी नहीं पीते थे, आज ये क्या बात है? तो क्या मैं अपने लिए मांगता हूँ? मैंने कभी पी है? फिर किसके लिए? राजा साहब के लिए। अच्छा ये बात है, अब समझा। कोई नई चिड़िया आई है क्या? राजेश्वरी आई है बनारस से। तो तुम क्यों उस शराबी के लिए झक मारते फिरते हो? तब कौन झक मारे? तुम चाहते हो राजा साहब खुद तुम्हारे दरवाजे पर आकर 40-40 रुपल्ली के लिए जलील होते फिरें? वे कुछ भी करें तुम्हें क्या? जो जैसा करेगा भोगेगा। जिसने लाखों की ज़मीन जायदाद, जर जवाहरात, सर शराब और रंडी भड़ुओं पर फूंक दिए, तुम उससे क्यों हमदर्दी रखते हो? क्या मैं हमदर्दी करता हूँ? तब मैं मोहब्बत करता हूँ उनसे भाई, उनकी इज्जत करता हूँ। किस लिए आखिर सुनूँ तो? किस लिए? तो सुनो। पहले तो वे मेरे बड़े भाई, दूसरे ऐसे दाता, ऐसे प्रेमी, ऐसी बात के धनी, ऐसे दिल वाले कि दुनिया में चिराग लेकर ढूंढो तो मिल नहीं सकते। शराबी और रंडीबाज भी क्यों नहीं कहते? वो तुम कहो। वे शराब पीते हैं और रंडियों से आशनाई करते हैं, इसमें किसी का क्या लेते हैं? उन्होंने अपनी लाखों की जायदाद उन्हें दे दी जिन्हें उन्होंने प्यार किया। आज उनका हाथ खाली है, मगर दिल के बादशाह हैं। वे जीते जी बादशाह रहेंगे। मैं उन्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि वे दुनिया के आगे हाथ फैलाएं। और तुम उनके लिए भीख मांगते फिरते हो? किससे मैंने भीख मांगी है कहो तो? नवाब ने तैश में आकर कहा। ये अभी तुम 20 रुपये मांग रहे हो। और ये क्या है? नवाब ने सामने की पोटली की ओर इशारा किया। उसे तो मैं भूल ही गया था। मैंने देखा वो एक जरी के काम का कीमती लहंगा है। नवाब ने कहा, बेचना चाहूँ तो खड़े खड़े 200 में बेच दूँ। तुमसे तो मैं 40 ही मांग रहा हूँ। लहंगा क्या राजा साहब ने दिया है? वे क्यों देने लगे? अम्मी जान का है। राजेश्वरी आज आई थी। मुझे बुलाकर राजा साहब ने कहा, नवाब हाथ में इस वक्त कुछ नहीं है, राजेश्वरी के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। आंखें उनकी शर्म से झुकी थीं और लाचारी से भीग रही थीं। बस इतनी ही तो बात है। अच्छा, तुम चुपके से घर आए, ये लहंगा उठाया और यहाँ आदम के? जी हाँ, और तुम्हारी नींद हराम कर दी। बहुत हुआ अब, बस अब लाओ रुपए दो। मैंने चुपके से 10-10 के 4 नोट नवाब साहब के हाथ पर रख दिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने वो लहंगा उसी तरह लपेट कर नवाब की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे लेते जाओ। नवाब ने आपे से बाहर होकर 4 नोट फेंक दिए। लाल होकर बोला, अच्छा तो हजरत मुझे भीख देने की ज़रूरत करते हैं? नहीं भाई, ऐसा क्यों सोचते हो, मगर ये लहंगा मैं नहीं रख सकता। तो तुम्हारे रुपए भी नवाब नहीं ले सकता। आज राजा कामेश्वर प्रसाद सिंह खाली हाथ हैं और नवाब ननकू अपनी अम्मी जान का लहंगा गिरवी रखने पर लाचार हैं। मगर आप ये मत भूलिए कि वे दोनों सलीमपुर के राजा महाराज नंदन सिंह के नुत्फे से पैदा हुए हैं, जो 3 बार सोने से तुले थे और जिन्होंने 11 हाथी ब्राह्मणों को दान दिए थे, जिनकी दी हुई जागीर को सैकड़ों शरीफजादों की आस औलाद आज भोग रही है, इलाके भर में जिनके पेशाब से चिराग जलते थे। मैंने खड़े होकर खुशामद करते हुए कहा, वो सब ठीक है नवाब साहब, मगर ये रुपए तुम मेरी तरफ से राजा साहब को नज़र करना। हरगिज़ नहीं।
राजा साहब कभी किसी की नज़र कबूल नहीं करते। तुम ये लहंगा गिरवी रखकर 40 रुपये देते हो तो दो। लाचार मैंने हामी भर ली। लहंगे को उसी तरह लपेट कर रख लिया और नवाब रुपए जेब में रख कर उठ खड़े हुए। मैंने कहा, ये क्या नवाब, भाभी का पान बिना खाए और बिना सलाम किए चले जाओगे? हरगिज़ नहीं, नवाब ने बैठते हुए कहा। बुलाओ तो उन्हें। मैंने पत्नी को नीचे से बुलाया। वे बच्चों को दूध पिलाने और सुलाने की खटपट में लगी थीं। नवाब को एक लफंगा आदमी समझती थीं। मेरे पास उनका आना जाना और चाहे जब रुपए पैसे ले जाना वे हमेशा नापसंद करती थीं। उन्होंने आकर कहा, इस वक्त मेरी तलबी क्यों हुई है? ये इन नवाब साहब से पूछो, यही कहें। पान खिलाइए तो कहूँ, कहो पान भी मिल जाएगा। वादे की सनद नहीं, चपाके से 2 बीड़े बढ़िया पान ले आइए। पत्नी चली गई और एक तश्तरी में कई बीड़े पान लेकर लौटी। उनमें से 2 बीड़े उठाकर नवाब ने हाथ में लिए, अदब से मेरी पत्नी के सामने खड़े हुए और ज़मीन तक झुक कर कहा, सलाम बड़ी भाभी, आपका ये गुलाम नवाब ननकू आपको सलाम करता है, आपकी दुआ की इस्तदुआ रखता है। पत्नी मुस्कुराई। उन्होंने कुछ झेंपते हुए कहा, कभी बच्चों को तो भेजते नहीं नवाब साहब, एक बार भेजो। जो हुक्म बड़ी भाभी, सलाम। नवाब साहब ने एक और सलाम झुकाई और चले गए। मेरी नींद बहुत रात गायब रही। अंदाज ना लगा सका कि ये संसार के सब मनुष्यों से कितना ऊंचा है। कमरे में एक और अंगीठी जल रही थी। राजा साहब पलंग पर लेटे थे और एक खिदमतगार धीरे धीरे उनके पांव सहला रहा था। राजेश्वरी नीचे फर्श पर बैठी छालियाँ काट रही थी। चांदी का पानदान सामने खुला था। राजा साहब गंगा जमुना काम की गुड़गुड़ी पर अंबरी तंबाकू पी रहे थे और धीरे धीरे राजेश्वरी से बातें कर रहे थे। राजेश्वरी की उम्र 40 को पार कर चुकी थी। उसका बदन कुछ भारी हो चला था और माथे पर की लटों में चांदी की चमक अपनी बाहर दिखा रही थी। फिर भी उसकी पानीदार आँखें और मृदु मुस्कान में अभी भी मोह का नशा भरा था। राजेश्वरी ने कहा, सरकार ने यूँ नज़रें फेर ली, मुद्दत हुई एक पैगाम तक नहीं भेजा। सुनती रहती थी हुजूर के दुश्मनों की तबीयत खराब रहती है। आखिर जीना माना, बेहया बनकर चली आई। मुझे निहाल कर दिया तुमने इस वक्त आकर राजेश्वरी, दिल बाग बाग हो गया। क्या कहूँ, बहुत याद करता हूँ तुम्हें, मगर हुजूर की नज़रें इनायत पर मैंने हमेशा फ़ख्र किया है और मरते दम तक करूँगी। तुम जियो राजेश्वरी, ईश्वर तुम्हें खुश रखें। ये मुझी बीमारी का क्या कहूँ, अब तो हिलने डुलने से भी लाचार हो गया हूँ, पर यह सब उस भगवान की दया है। फिर मुझे अपनी लाचारी का क्या गम है जब तुम दुनिया की तमाम खुशी लेकर यहाँ आ जाती हो। राजेश्वरी ने 4 बीड़े पान बनाकर राजा साहब को अदब से पेश किए। राजा साहब ने मुस्कुराकर पान लेकर मुंह में रखे। खिदमतगार ने आकर अर्ज़ की, हुजूर, कुंवर साहब सलाम के लिए हाजिर हुए हैं। आए वे, राजा साहब ने धीरे से कहा। कुंवर साहब ने झुककर राजा साहब को सलाम किया और पैताने की ओर अदब से खड़े हो गए। राजा साहब ने कहा, चाची को सलाम नहीं किया बेटे? कुंवर साहब ने आगे बढ़कर राजेश्वरी को सलाम किया और 2 कदम पीछे हट गए। राजेश्वरी खड़ी हुई, आगे बढ़कर कुंवर साहब के पास पहुंची, उनके मुंह पर प्यार से हाथ फेरा और 2 अशर्फियाँ निकाल कर उनकी मुट्ठी में जबरन थमा दी। कुंवर साहब ने पिता की ओर देखा। राजा साहब ने कहा, ले लो और चाची को फिर मुकर्रर सलाम करो। कुंवर साहब ने झुककर फिर सलाम किया। राजेश्वरी ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। राजा साहब ने इशारा किया और कुंवर साहब चले गए। एक ठंडी सांस खींचकर राजा साहब ने कहा, इस निकम्मे बाप ने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं छोड़ा राजेश्वरी, मगर तसल्ली यही है कि ज़हीन है, पेट भर लेगा। हुजूर, ऐसा क्यों फरमाते हैं? इन मुबारक हाथों से भीख पाकर लोगों ने रियासतें खड़ी कर ली हैं। दुनिया में दिल ही तो एक चीज़ है हुजूर, भगवान भी ये सब देखता है। वो उस आदमी की औलाद पर बरकत देगा जिसने अपनी ज़िंदगी में सबको दिया ही है, लिया किसी से भी कुछ नहीं। राजा साहब ने हाथ बढ़ाकर राजेश्वरी का हाथ पकड़ लिया। बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। 2 पुराने किंतु पानीदार दिल मनी मन एक दूसरे को यत्न से संचित स्नेह से अभिषिक्त करते रहे। आखिर में राजा साहब ने एक ठंडी सांस भरी और गुड़गुड़ी में एक कश लगाया। नवाब ननकू हाँफते हुए आ बरामद हुए।
उनकी नाक पर की ऐनक नाक की नोक पर खिसक आई थी। आते ही उन्होंने खिदमतगार को डांट दी। अरे कमबख्त बदनसीब, अंगीठी में और कोयले क्यों नहीं डाले, वो बुझ रही है। नवाब साहब जब तक हुक्म न दें कि नवाब के बच्चे कोई काम नहीं करेंगे। राजा साहब को दौरा हो गया तो याद रख कच्चा चबा जाऊंगा। उठ जल्दी, कोयले डाल। खिदमतगार चुपके से उठ गया। नवाब ने ही हंसते हुए कहा, देखा राजेश्वरी भाभी, ये खिदमतगार साले नवाब ननकू के आगे बंदर की तरह नाचते हैं, मगर मुंह पर कहता हूँ बिगाड़ दिया है राजा साहब ने। नौकरों को बहुत मुंह लगाना भी तो अच्छा नहीं। लेकिन नवाब, उन गरीबों को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, बेचारे मोहब्बत के मारे पड़े हैं। तो इससे क्या, उनके बाप दादों ने इतना खाया है कि 7 पीढ़ी के लिए काफ़ी है। मगर उन्होंने खिदमत भी तो की है, तो रियासतें भी तो पाई हैं। अच्छा देखूं तो राजेश्वरी के लिए कौन चीज़ लाए हो, देखिए और दाद दीजिए नवाब को। नवाब ने बोतल बगल से निकाली, और भी बहुत सा सामान। अरे ये इतनी खटपट किस लिए की नवाब साहब, राजेश्वरी ने कहा। जी, जैसे आप चींटी के बराबर तो खाती हैं। फिर आई कितने दिन बाद है राजेश्वरी भाभी। जानती हैं राजा साहब कितना याद करते हैं। जब राजेश्वरी जबान पर चढ़ती है आंखें गीली हो जाती हैं। अम्मी जान कहती थी बड़े महाराज का भी यही हाल था, जरा सी बात पर दिल भारी कर लेते थे। वे देवता थे नवाब साहब। और ये इन्हें पहचाना किसने है अभी। दुनिया ऐसों को कभी ना पहचान पाएगी। खिदमतगार अंगीठी टंच करके रख गया। नवाब साहब ने खुश होकर कहा, ये बात है रामधन, मगर देखो मैंने तुम्हें गाली 1 दी है और ये 2 रुपये देता हूँ। नवाब ने 2 रुपये निकाल कर रामधन की ओर बढ़ा दिए। रामधन ने नवाब के पैर छूकर कहा, हुजूर आपकी गालियाँ खाकर ही तो जी रहा हूँ, रुपया पैसा सरकार का दिया बहुत है। मगर ये भी तो ले लो, महरिया को एक बढ़िया सी चुनरी ला देना। वो उस दिन हवेली गई थी सरकार, तो बेगम साहिबा ने जाने क्या क्या लाद दिया था, गट्ठर भर कर लाई थी। नवाब ने तैश में आकर कहा, अबे रुपया लेता है या मंथिक चाटता है, ये लगाऊं धौल। रामधन ने रुपये लेकर उन्हें और राजा साहब को सलाम किया। राजा साहब ने हंसकर कहा, देखा राजेश्वरी, नवाब का इनाम देने का तरीका। नवाब खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, झपाके से तश्तरियाँ ला, गिलास ला, पैग ला, जल्दी कर। क्षण भर ही में सब सरंजाम जुट गया। राजा साहब तकिए के सहारे उठंग गए। शराब का दौर शुरू हुआ। नवाब ने गिलास में सोडा और शराब भरकर कहा, राजेश्वरी, राजा साहब की तंदुरुस्ती और बरकत के लिए। तीनों ने हंसती हुई आंखें मिलाईं और शराब की चुस्कियां लेने लगे। राजेश्वरी ने कहा, इस सर्दी में बहुत दौड़ धूप की नवाब साहब। मान गई ना आप नवाब को, लीजिए इसी बात पर दूसरा पैग। नहीं नवाब, मैं तो कभी पीती ही नहीं, मुद्दत हुई जब से महाराज की तबीयत नासाज रहने लगी, आज मुद्दत बाद मुंह से लगा रही हूँ। तो पूरी कसर निकालिए राजेश्वरी भाभी। नवाब को इस ठंडी रात में उस साले ठेकेदार से बहुत मगजपच्ची करनी पड़ी। साला वही रद्दी माल पटील रहा था। मैंने कहा, वो बोतल निकाल जो उस दिन हमारी सरकार की खिदमत में गई थी। और ये कबाब, सच कहता हूँ राजेश्वरी भाभी, कस्बे में दूसरा बना ही नहीं सकता। वाकई बहुत अच्छे बने हैं, मगर आप तो खाते ही नहीं नवाब साहब। वाह, खिलाने में जो मज़ा है वो खाने में कहाँ। देखा था अम्मी को, यही एक शौक़ उन्हें मरते दम तक रहा, एक से एक बढ़कर चीज़ें बनाना और खिलाना। मुझे याद है नवाब, तब मैं बहुत बच्ची थी, आपा के साथ आती थी तो छोड़ती ही ना थी, खींच ले जाती थी, कितना खिलाती थी क्या कहूँ। मगर अब अम्मी तो हैं नहीं। नवाब उनका नालायक लड़का है, उसने विरासत में अम्मी की वो आदत पाई है। लीजिए, ये पैक तो पीना ही होगा। मगर उधर तो देखो नवाब, महाराज ने सिर्फ होठों से छूकर गिलास रख दिया है, पिया कहाँ। क्या कहूँ राजेश्वरी, तकलीफ़ देती है, पी नहीं सकता। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है, मगर तुम पियो राजेश्वरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लाओ नवाब, राजेश्वरी को एक पैक भरकर मैं दूँ, और हुजूर एक नवाब को भी। अरे ये कब से, तुम तो कभी पीते ही नहीं थे। आज ही से, अभी अभी एक पैक पिया है मैंने। राजा साहब ने 2 पैक भरकर तैयार किए। गिलास में भरकर कहा, लो राजेश्वरी, और तुम भी नवाब। वाह हुजूर, यूँ नहीं, जरा सा जूठा कर दीजिए कि ये जाम पाक तबर्रुक हो जाए। नवाब ने कहा,
राजा साहब हंस दिए। उन्होंने हाथ पकड़कर नवाब को खींचकर छाती से लगा लिया। फिर आंखों में आंसू भरकर कहा, ननकू मेरे प्यारे भाई, हमारी माँ दो थीं मगर वालिद एक थे, फिर भी तुम मेरे सगे भाई हो। ऐसे जैसा दूसरा मिलना मुश्किल है। और ननकू, मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की बदौलत ही जी रहा हूँ। उन्होंने प्याला होठों से छुआकर नवाब को दिया और नवाब गटागट पी गए। उनकी आंखों में आंसू और होठों पे हंसी बिखर रही थी। नवाब ने कहा, राजेश्वरी भाभी, बहुत दिन से सूने सूने दिन जा रहे थे, आज तो कुछ जच जाए। मगर नवाब, गले में अब सुर तो रहे ही नहीं है। बेसुरा ही सही, महाराज ने हंसकर कहा। राजेश्वरी, आज नवाब को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, उसकी बात रख लो। जो हुक्म, मगर एक अर्ज है। कहो। नवाब साहब का जो तबर्रुक बख्ता गया है वही लौंडी को भी इनायत हो। ओह अच्छा, ठहरो, सब्र करो। नवाब ने इशारा किया। रामधन तबला हारमोनियम ले आया। हारमोनियम नवाब खींचकर बैठे और रामधन ने चारों ओर तकिए लगाकर राजा साहब को आराम से बिठाकर तबले उनकी गोद में रजाई में लपेट कर रख दिए। अंबरी तंबाकू की एक नई चिलम चढ़ा दी। तबले पर एक हल्की चोट देते हुए राजा साहब ने कहा, राजेश्वरी, अभी उंगलियों पर लकवे का असर नहीं है, काम दे रही हैं। राजेश्वरी ने चुपचाप आंखों में प्यार भरकर राजा साहब पर उड़ेल दिया और आलाप लिया। हारमोनियम पर नवाब की अभ्यस्त उंगलियां नाचने लगीं और तबले पर मृदु मंद ताल नृत्य करने लगीं। राजेश्वरी की प्रौढ़ स्वर लहरी ने वातावरण में एक प्यास उत्पन्न कर दी। ये वैसी न थी जैसी वासना और यौवन की आंधी के झोंकों में मिली रहती है। यहाँ तीन प्रेमी, विश्वस्त, पुराने और ऊंचे हृदय अपने भौतिक आनंद की चरम अनुभूति ले रहे थे। वे लोग आप ही अपनी कला पर मुग्ध थे, आप ही अपनी तारीफ कर रहे थे, आप ही अपने में पूर्ण थे। तो हुजूर अब कब? जब मर्जी हो राजेश्वरी। तबीयत होती है कि कुछ दिन कदमों में रहूं। मैं भी चाहता तो बहुत हूँ राजेश्वरी, पर तुम्हारी तकलीफ़ का ख्याल करके चुप रह जाता हूँ। देखती हो मकान कितना गंदा है, सिर्फ दो ही खिदमतगार हैं, इन्हें भी महीनों तनख्वाह नहीं मिलती, पर पड़े हुए हैं। तुम इन तकलीफ़ों की आदी नहीं हो। मगर हुजूर, क्या मैं उन खिदमतगारों से भी गई बीती हूँ? नहीं नहीं राजेश्वरी, मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर हुजूर अपने को नहीं जानते। मेरी वो कोठी, जायदाद, नौकर चाकर सब किसकी बदौलत हैं? हुजूर ने जो पान खाकर थूक दिया उसी की बदौलत ना। अब हुजूर गरीब हो गए तो पुराने खादिम क्या बेगाने हो जाएंगे? राजेश्वरी की आंखें भर आईं। कुछ ठहर कर उसने कहा, शर्म के मारे मैं खिदमतगारों को नहीं लाई और इस टुटहे इक्के पर आई हूँ। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मालिक जब इस हालत में हों उनकी बांदियाँ ठाट दिखाएं? नहीं नहीं राजेश्वरी, ये बात नहीं, पर मैं अपनी आंखों से तुम्हें तकलीफ़ पाते नहीं देख सकता, कभी देखा ही नहीं। इसी से हुजूर मुझे अभी ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, मेरी नहीं सुनते। इसी से राजेश्वरी। और इस लौंडी का कभी कोई तोहफा भी नहीं कबूल करते। उस बार जब जनाना महल नीलाम हो रहा था, मैंने कितनी आरजू की थी कि मुझे रुपया चुकता कर लेने दीजिए, पुरखों की यादगार है। सब रियासत गई, अगर रहने का महल। आप मेरे आंसुओं से भी तो नहीं पसीजे हुजूर, आप बड़े बेदर्द हैं। राजेश्वरी फूट कर रो पड़ी और राजा साहब के सीने पर गिर गई। राजा साहब उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। फिर कहा, तुम भी बच्ची हो गई हो राजेश्वरी। अब भला वो उतना बड़ा महल में क्या करता? अकेला पंछी, फिर उसमें अब खुल गया जनाना अस्पताल, कितने लोगों का भला होता है। बोर्ड ने खामखा मेरा नाम अस्पताल के साथ जोड़ दिया है। जी हाँ, खामखा ही। वो लाखों की एस्टेट जो कौड़ियों में दे दी, और अब हुजूर इस किराए के मकान में बहुत खुश हैं। बहुत खुश राजेश्वरी, बहुत खुश। ना ऊधो का लेन, ना माधो का देन। लेकिन बहुत देर हो रही है राजेश्वरी, गाड़ी पकड़नी है। स्टेशन काफ़ी दूर है और रास्ता बड़ा ख़राब है। तुम्हारा इक्का आ गया। धक्के दीजिए आप मुझे, बुढ़िया जो हो गई हूँ। अब आप तो यही करेंगे। राजा साहब असंयत होकर पलंग से आधे उठ गए। राजेश्वरी को खींचकर छाती से लगा लिया। फिर प्यार से उसका गंगा जमनी बालों की लटों को उंगलियों में लपेटते हुए कहा, बुढ़ा बुढ़िया कौन होता है राजेश्वरी? मेरी आंखों में तुम वही नए केले के पत्ते से रूप वाली, अछूते यौवन और अपार प्यार वाली,
मेरे दिल और दिमाग की तरावट राजेश्वरी हो। तुम या मैं भले ही बूढ़े हो जाएं, लेकिन इन आंखों में झांक कर जिसने तुम्हें देखा है वो बूढ़ा नहीं, और तुम्हारे भीतर बैठकर जो एक एक मोती तुम्हारी आंखों में सजाता जा रहा है वो भी बूढ़ा नहीं। राजेश्वरी धीरे से राजा साहब के मुंह के बिल्कुल पास फर्श पर बैठ गई। रामधन अंबरी तंबाकू चढ़ाकर गुड़गुड़ी रख गया। राजा साहब चुपचाप तंबाकू पीने लगे। तंबाकू की खुशबू ने कमरे को मस्त कर दिया। राजेश्वरी ने कहा, हुजूर वादा वक्फ हो। राजा साहब ने भौहें सिकोड़ कर राजेश्वरी की ओर देखा, कहा, वादा? जी। क्या? तबर्रुक। ओहो, भूली नहीं राजेश्वरी? भूलने की एक कही, कल से आस लगाए हूँ, नवाब के सामने फिर नहीं कहा। राजा साहब कुछ देर गुड़गुड़ी पीते रहे, फिर कहा, जरा और पास आ लगो तो राजेश्वरी। राजेश्वरी बिल्कुल राजा साहब के मुंह के पास खिसक गई। राजा साहब ने गुड़गुड़ी की सोने की मुनाल उसके होठों में लगाकर कहा, एक कश खींचो तो राजेश्वरी। लेकिन लेकिन हुजूर, ऐन खुशी होगी, खींचो एक कश। राजा साहब की आंखों में प्यार का सारा ही रस उमड़ आया। राजेश्वरी ने आनंद विभोर होकर गुड़गुड़ी से कश खींचा। खुश हुई अब राजेश्वरी? ओहो हुजूर, कहीं खुशी से मेरी छाती ना फट जाए। हुजूर ने गुड़गुड़ी खास इनायत करके मेरी 7 पीढ़ियों को तार दिया। राजा साहब ने खिदमतगार से कहा, रामधन चिलम ठंडी कर दे और गुड़गुड़ी उस अखबार में लपेटकर इक्के में रखा। राजेश्वरी का मुंह सूख गया। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा दिल बाग बाग है, तुम दुलखो मत। मगर हुजूर, मैं हुक्म देता हूँ, मत बोलो। राजेश्वरी का सिर नीचे को झुक गया। उसने खड़ी होकर झुककर राजा साहब को सलाम किया और रोती हुई चली गई। राजा साहब चित्त अपने पलंग पर पत्थर की मूर्ति की भांति निश्चल निर्वाक पड़े रहे। ये क्या तमाशा है रामधन? महाराज मिट्टी की गुड़गुड़ी में तंबाकू पी रहे हैं? गुड़गुड़ी खास क्या हुई? नवाब ने कमरे में आते ही हैरान होकर पूछा। रामधन चुपचाप खड़ा रहा। उसे बाहर जाने का इशारा करते हुए राजा साहब ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ आओ नवाब, मैं बताता हूँ। नवाब ननकू एकदम पलंग के पास आकर खड़े हुए। नवाब साहब ने हंसकर कहा, बैठो। मगर मैं पूछता हूँ, गुड़गुड़ी खास क्या हुई? बैठो तो कहूँ। नवाब ने बैठकर कहा, कहिए। राजा साहब ने रजाई से हाथ बाहर निकाल कर नवाब का हाथ पकड़ लिया। कहा, नाराज़ ना हो नवाब, राजेश्वरी को दे दी। क्या उसने मांगी थी? नहीं, मगर उसे खाली हाथ कैसे जाने देता? तुम देखते ही हो, खानदान की वही एक चीज़ मेरे पास बची थी। नवाब कुछ देर होंठ चबाते रहे, फिर बोले, मगर आप मिट्टी की गुड़गुड़ी में तंबाकू नहीं पिएंगे, मैं गुड़गुड़ी लाता हूँ। कहाँ से? घर से। कहाँ पाई? अम्मी जान की है, बड़े महाराज ने बख्श दी थी। मेरे पास ये अब तक पाक धरोहर थी, अब आज काम आएगी। राजा साहब ने कहा, बड़े महाराज ने जो चीज़ बख्श दी वो मैं वापस कैसे ले सकता हूँ? तो अब हुजूर नवाब को जीने न देंगे? राजा साहब हंस दिए, फिर मीठे स्वर में बोले, खैर इस अम्र पर पीछे गौर कर लिया जाएगा, पर मिट्टी की गुड़गुड़ी में तंबाकू बहुत मीठा लगता है नवाब। हाँ ये कहो, रात सामान कैसे जुटाया था? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास छदाम न था। जुट गया यूं ही। नवाब हूँ, कोई अदना आदमी नहीं। मगर सच सच कहो, झूठ से क्या फ़ायदा? 40 रुपये बाबू साहब से लिए थे, बड़ी तकलीफ़ दी उन्हें, अब ये रुपए दिए कैसे जाएंगे? जल्दी नहीं है सरकार, रहन पर लाया हूँ, यूं ही नहीं, जब हाथ खुला होगा दे देंगे। रहन क्या रखा? एक आदत था। क्या आदत बताओ? आप तो धांधली करते हैं, आपको मतलब? तुम्हें मेरी कसम नवाब। ओफ, कहो कहो। अम्मी का लहंगा था। राजा साहब निश्चल पड़ गए। उनकी आंखों की दोनों कोरों से आंसू बह रहे थे और उनका कांपता हुआ हाथ नवाब के दोनों हाथों में था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी नवाब ननकू।